नमस्कार, अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भिंड के खबर के साथ, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी है। युवक को 5 से 6 राउंड गोलियां मारी गई हैं और घर में युवक सो रहा था। बता दें आपको कि आरोपियों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। पन्ना पैलेस के मालिक के बेटे की हत्या हुई है और इलाके में तनाव का माहौल है। तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पन्ना पैलेस का जो मालिक है उसी के बेटे की हत्या की गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने 5 से 6 राउंड गोलियां बरसाई। एसपी का भी इसमें बयान आ गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। यहीं के हमारे जो थाना कोतवाली है उसके क्षेत्र में पन्ना होटल है, उनके जो संचालक हैं उनके बड़े पुत्र की कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। अभी पुलिस की घटना करीब 4:15 बजे के आसपास की है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और अभी पूरी पुलिस टीम लगी है। यहाँ पे हमारे टोटल बिहार कोतवाली और अन्य जगह का फोर्स है, वो पूरा लगा हुआ है। सारे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। जो आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है जल्दी से जल्दी हम अरेस्ट करने का। तो भिंड हत्याकांड के विरोध में बंद बुलाया गया है। व्यापारी के बेटे की हत्या के विरोध में शहर में व्यापारियों ने बंद किया है बाजार। घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहर में तनाव का माहौल है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन इस बीच व्यापारियों की तरफ से बंद बुलाया गया है और अब ये तमाम दुकानों को देखेंगे जो कि बंद है और लगातार मांग हो रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उन पर कार्रवाई की जाए। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, अब व्यापारियों ने इस पर बंद बुला दिया है, गुस्से में है, आक्रोश में है। जाहिर सी बात है इलाके में दहशत का माहौल है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं। अभी तक कोई सुराग मिल पाया आरोपियों को लेकर? जी अंशिका, मैं आपको बताऊं कि ये अल सुबह 4:15 बजे का मामला है, जिसके बाद घर में घुसकर आरोपियों ने जो प्रणाम जैन है उसको मौत के घाट उतार दिया था। पूरा परिवार बगल में सो रहा था कहीं ना कहीं, और उस वक्त सोते हुए ये हादसा पूरा हुआ है, घटनाक्रम हुआ है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल SP आसित यादव और TI प्रवीण चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। तो वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा भी शनाख्ती कराई गई है और पूरे FSL की भी टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। अभी फिलहाल जो घटनाक्रम है उससे जुड़ा हुआ हम जानने का प्रयास करेंगे। इस समय मैं PM हाउस पर मौजूद हूँ और CSP मौके पर हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जो घटनाक्रम हुआ है सर, क्या अपडेट सामने निकल कर आया है? आज सुबह तड़के 4 बजे की घटना है। पन्ना रेस्टोरेंट के मैनेजर की लड़की थी। सुबह लगभग 4 बजे की सुबह इनका अलग अलग टीम बनाकर साइबर की टीम, फॉरेंसिक टीम, फोटो टीम और अपराधियों को पकड़ने के स्थान पर जहाँ छुट्टियों के स्थान वहाँ पर दबिश दे रही है। तो पूछताछ कर रही है लोगों से। ठीक है, आप जानकारी लीजिए। रवि रमन, दोबारा से आपके पास आऊंगी। आप जानने की कोशिश कीजिए कि पुलिस की तरफ से कैसे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए MP में जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 3 से 4 दिन में अपने पत्ते खोल देंगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 24 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अब दूसरी सूची का इंतजार है। बताया जा रहा है कि बाकी 5 सीटों में से 2 सीट पर महिला चेहरे को उतार सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, छिंदवाड़ा और धार के लिए प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार है। और उधर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक 11 मार्च को होगी। कल ही CEC की बैठक में MP के नामों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। कांग्रेस पहली सूची में 12 से 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। पार्टी के दिग्गज नेताओं में अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सज्जन वर्मा, कमलेश्वर पटेल, गोविंद सिंह, तरुण भनौट जैसे चेहरे मैदान में नजर आ सकते हैं।
शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी ने नामों का ऐलान नहीं किया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अभी नामों का ऐलान करना बाकी है। छत्तीसगढ़ की तो पूरी ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या जानकारी आपके पास, कब तक कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगी? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां मार्च के दूसरे सप्ताह में अपने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। तो बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी इस मामले में आगे है। अभी तक 24 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। अब जो 5 शहर बचे हैं, जो 5 लोकसभा सीट, उसमें इंदौर, उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण है, और छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ का गढ़, जहां पर नकुलनाथ कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे, तो उनके सामने कौन सा चेहरा देना है, इस पर अभी कश्मकश जारी है। तो बीजेपी की सूची माना जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन में आ सकती है। उसी तरह दूसरी तस्वीर जो कांग्रेस की, अभी तक कांग्रेस ने एमपी में कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की बैठकें का दौर चल रहा है, जिस तरह लगातार सीसी की बैठक हुई है, अब 11 मार्च और 13 मार्च को 2 बड़ी बैठक कांग्रेस की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों बैठकों के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। हालांकि ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि पार्टी अपने ऐसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारेगी ताकि जिनसे जो जीत की संभावना रखते हो। अगर देखा जाए तो जैसे कांतिलाल भूरिया हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, सज्जन वर्मा, ये सब वो नाम हैं जिन्हें पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। गोविंद सिंह है, बड़े चेहरे हैं, तरुण भनोत है, ये सब अभी विधानसभा चुनाव रहे, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बड़े चेहरे हैं। तो इंतजार है कि आखिर फाइनल पत्ते कब दोनों ही राजनीतिक दल खोलेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की ही, जहां एमपी में बीजेपी अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी आना बाकी है। एक बात दोनों पार्टियों में कॉमन नजर आ रही है, वो ये कि दोनों ही पार्टियां हारे हुए उम्मीदवारों पर फिर से दांव लगा रही हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारे नेता भारत सिंह कुशवाहा, गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवमंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। पुनः प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। चर्चा है कि इसी तरह कांग्रेस भी डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, प्रवीण पाठक को मैदान में उतार सकती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव का गणित अलग अलग होता है। मोदी सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी मैदान में उतर रही है। तो इस बार एक चीज कॉमन, विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अच्छे नेतृत्व करता है, अच्छा अनुभव रखते हैं। पार्टी ने यदि उनको लोकसभा में भेजने का निश्चय किया है, तो कहीं ना कहीं जनता कार्यकर्ताओं की इच्छा के ऊपर ही किया है। किन्हीं कारणों से नहीं जीते, लोकसभा में वो जीतेंगे प्रचंड बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश का नेतृत्व वो संसद में करेंगे। देखिए, बीजेपी ने वो प्रत्याशी जो बिल्कुल अभी 2 महीने पहले हाल ही में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारे हैं, पहले उनको विधानसभा लड़वाने के लिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिलवाया, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, भरत सिंह कुशवाहा, और उसके बाद आज आप 2 महीने बाद दोबारा उनको टिकट दे रहे हैं। तो मुझे बताएं, अगर आपने उनको टिकट देना था लोकसभा का, तो आपने इस्तीफा क्यों दिलवाया? विधानसभा में हार गए, अब उनको आप फिर से लोकसभा में टिकट दे रहे। तो साहब, अगर जब आप 400 पार और 370 पार का नारा लगा रहे हो, उसके बाद आप हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे रहे हो, और उसके बाद आपके प्रत्याशी भाग खड़े हो रहे हैं, तो ये बताता है कि भगदड़ का माहौल भाजपा। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक चीज कॉमन जो दोनों ही पार्टी में, वो ये कि हारे हुए पर भी दांव लगाने को तैयार है। इतना बड़ा रिस्क इस बार, आखिर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों ही पार्टियों की रणनीति में? लेकिन लोकसभा और विधानसभा को दोनों अलग बता रहे हैं प्रत्याशी के नाम पर। देखिए, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस अगर हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाती है तो उनके लिए सामान्य सी बात है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में बड़े नेता, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप इस विधानसभा चुनाव में हारी थी, चाहे वह जीतू पटवारी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो या तरुण भनोत हो, जिनके नाम लोकसभा क्षेत्र के लिए चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इनको पार्टी इस बार मैदान में उतारेगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुनाव हार गई थी, तो ऐसे में अब मजबूरी है कांग्रेस के सामने कि उन्हीं नेताओं को एक बार फिर मैदान में उतारना है। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें, तो बीजेपी को जिस तरीके से 2019 के लोकसभा में मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली थी, हाल ही के विधानसभा में प्रचंड जीत मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेता चुनाव हार गए विधानसभा का, उन्हीं को वापस से मैदान में उतारना पड़ रहा है। तो जो कहीं ना कहीं गले नहीं उतारना। ये बात सही है कि गणेश सिंह हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो, लंबे समय से जो सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सांसद रहते हुए पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया। दोनों प्रत्याशी जो है वो चुनाव हार चुके थे, तो ऐसे में एक बार फिर उनको लोकसभा के लिए मैदान में उतारा है। वही अगर बात करते हैं तो ग्वालियर
ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हारे हैं, उन पर पार्टी ने दाव लगाया। शिवमंगल सिंह तोमर जो एक बार बीजेपी से विधायक रहे, 2 बार वो चुनाव हारे हुए, फिर उसके बावजूद भी उनको पार्टी ने एक बार फिर जो है वो मैदान में उतारा। तो ये बताता है कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वह जातिगत हो या क्षेत्रीय हो, और यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक दल हारे हुए नेताओं के सहारे लोकसभा जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की। सांसद भी हैं जो कि मंदिरों में वीआईपी कल्चर का उन्होंने विरोध किया। हेमा मालिनी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। हेमा मालिनी ने कहा कि यहाँ भक्त दूर दूर से महाकाल के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कई बार वीआईपी कल्चर के कारण आम लोगों को दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। सांसद ने कहा कि उन्होंने भगवान महाकाल से जीत के लिए प्रार्थना तो की है, जीतने के बाद वे वापस महाकाल के दर्शन करने भी आएंगी। तो वहीं इंदौर में बदमाश की जमकर पिटाई की गई और बच्चे के साथ गलत हरकत कर रहा था, जिसके बाद बदमाश की पिटाई की गई। 7 साल के बच्चे के साथ गलत हरकत करता नजर आया। लोगों ने आरोपी को पकड़ा और लोगों ने बदमाश की जमकर वहीं पर पिटाई की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में नशे की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। इंटर स्टेट तस्कर रैकेट का पर्दाफाश किया गया। करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद हुआ। 655 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3 दिन तक ऑपरेशन चला। ओडिशा से सागर लाया गया था गांजा। पोहे की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा लाया गया था। इंदौर में लूट की कोशिश की गई है। पर्दा लगाकर ज्वेलरी दुकान से लूट की कोशिश की गई। हालांकि रिक्शा चालक की सूझबूझ से यह वारदात टल गई। गैस कटर लेकर ये बदमाश पहुंचे थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पर्दे के आड़ में चोरी करते चोर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई तब जब एक रिक्शे वाले की नजर इन पर पड़ी। और अब बात महामिलन की, महारात्रि की, शिवरात्रि की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महाकालेश्वर में पूजा की। सीएम ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश के खुशहाली की कामना की। सीएम के साथ उनकी पत्नी भी भगवान महाकाल की पूजा करते नजर आई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार और उन्होंने यहां पर जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया। उनकी पत्नी भी यहां पर मौजूद रहीं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर में गूंज सुनाई दी। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचकर बाबा के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में नजर आए। जय श्री महाकाल। विक्रमादित्य काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाराज सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करें, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामना है। सर आज खजुराहो भी जा रहे हैं, आज शंखनाद होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।